पुलिस भी अब उन्हें गोली की ही भाषा में जवाब देगी। बिहार में 2 दिन में 2 एनकाउंटर ये बता रहे हैं कि पुलिस अब और अपराध को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। देखिए, सिवान में कल अपराधियों ने बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर फायरिंग की थी, जिसमें एक की मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में लिया और अपराधियों को पकड़ने के दौरान हाफ एनकाउंटर किया। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अपराधी छोटू कुमार के पैर में गोली लगी है और घायल होने के बाद उसे पटना रेफर किया गया है। देखिए, कल बीजेपी नेता मनोज सिंह के बहनोई और भांजे पर गोली चलाई गई थी, जिसमें भांजे हर्ष की मौत हो गई थी, जबकि बहनोई चंदन सिंह गंभीर रूप से घायल है। और इससे पहले भागलपुर से भी हमने आपको कल ही खबर दिखाई थी किस तरीके से वहां पर एक अपराधी का एनकाउंटर किया गया था। रामधनी नाम के एक अपराधी का एनकाउंटर कर दिया गया था। तो ऐसे में ये सख्त तरीके से पुलिस ये कह रही है कि अब जो भी अपराधी यहां पर पुलिस को चैलेंज करेंगे वो बचने वाले नहीं है। कहीं पे पूरा एनकाउंटर होगा, कहीं पर हाफ एनकाउंटर होगा, लेकिन बख्शे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे अपराधी और ना ही यहां पर देरी होगी एक्शन लेने में। यानी कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सम्राट सरकार के तहत यहां पर पुलिस जो है एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है। तो फायरिंग मामले में यहां पर एनकाउंटर हुआ है। सिवान का यह मामला है जहां पर बताते चले आपको, एक बीजेपी नेता के रिलेटिव के रिश्तेदार पर गोली चलाई गई थी, जिसमें एक की तो मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। तो ऐसे में अब अपराधियों की खैर नहीं है। अगर अपराधी गोली चलाएंगे, किसी की हत्या करेंगे, तो पुलिस भी अब उन्हें गोली की ही भाषा में जवाब देगी। बिहार में 2 दिन में 2 एनकाउंटर ये बताने के लिए काफी है कि पुलिस अब और ज्यादा अपराध बर्दाश्त करने वाली बिल्कुल भी नहीं है। सिवान में कल अपराधियों ने बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर फायरिंग की थी, जिसमें एक की मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में लिया, चैलेंज के तौर पर लिया और अपराधियों को पकड़ने के दौरान हाफ एनकाउंटर किया गया है। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अपराधी छोटू कुमार के पैर में गोली लगी और घायल होने के बाद उसे पटना रेफर किया गया है। उससे पहले हमने भागलपुर का कल एक मामला बताया था आपको, जहां पर एक कार्यपालक अभियंता की हत्या की गई थी। उस मामले में जो अपराधी था उसका एनकाउंटर किया गया था। तो ये ताबड़तोड़ एक्शंस जो पुलिस के द्वारा ली जा रही है, ये साफ तौर पर बताने के लिए काफी है कि पुलिस अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। यानी अपराधी जो है बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधी अब बेखौफ होकर के बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। अपराधी को खौफजदा होना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में पुलिस एक्टिव हो चुकी है। सम्राट सरकार योगी मॉडल के तर्ज पर ही यहां पर काम कर रही है। यानी कि अगर अपराधी गोली चलाएंगे तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर गोली ही चलाएगी। बिहार में 24 घंटे के भीतर 2 एनकाउंटर। पुलिस के एक्शन से अब अपराधी जो है थर-थर कांप रहे हैं। बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर यह फायरिंग का मामला सिवान का है। अपराधी छोटू का हाफ एनकाउंटर किया गया है। तो एक भागलपुर का मामला और एक सिवान का मामला। भागलपुर में एनकाउंटर कर दिया गया अपराधी का और सिवान में यहां पर हाफ एनकाउंटर किया गया है, पैर में गोली लगी है। तो ये शुरुआती दौर में ही 2 कड़ी कार्रवाई, सख्त एक्शन पुलिस की तरफ से ये दिखा रहा है कि सम्राट सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठा रही है। पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है, जिसमें जहां भी अपराधी बहुत ज्यादा तेज बनने की कोशिश करेंगे, वहां पे वो बख्शे नहीं जाएंगे। मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मृत्युंजय, बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर फायरिंग करना अपराधी को भारी पड़ा और अपराधी का एनकाउंटर हुआ। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? इस पूरे मामले में सिवान एसपी पूरन कुमार झा से हमारे बात, उनका साफ तौर पर कहना था कि कल गाड़ी को साइड लेने को विवाद हुई थी, उसके बाद फायरिंग हुई थी। इस फायरिंग में बीजेपी के नेता मनोज सिंह के बहनोई चंदन सिंह और उनके भांजे हर्ष सिंह को गोली लगी थी, जिसके हर्ष की मौत हो गई है। वहीं चंदन सिंह सिवान सदर अस्पताल से रेफर कर दिए गए, पर जिनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके एक जो आरोपी है छोटू कुमार, उसको पुलिस ने इनकाउंटर किया है, दोनों पैर में गोली लगी है और उसको पटना रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उसके कई सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे पुलिस उस एंगल जांच करे आखिर कौन कौन लोग हैं जिन्होंने फायरिंग की थी। इस मामले को लेकर जहाँ पूरे कई तरह के सिवान में चर्चाएं चल रही है, तो वहीं सिवान एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन कर दिया है। इस टीम में एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम लीड कर रही है, वही जगह जगह छापेमारी कर रही है और आरोपियों को चिन्हित करने में लगी हुई है। जी।
और ये इसका तो एनकाउंटर हो गया है, क्या इसके साथ और भी कोई लोग थे? देखिए, सिवान पुलिस कई एंगल से सीसीटीवी को खंगाल रही है और चिन्हित करने में लगी है कि आखिर और कौन हो सकते हैं जिन्होंने फायरिंग की थी। इसी सिवान एसपी पूरन कुमार झा ने एसडीपी अजय कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया गया है, जो टीम लगातार छापेमारी कर रही है, जांच कर रही है कि आखिर इस पूरे टीम में कौन कौन लोग हैं जिन्होंने फायरिंग की थी और घटना को अंजाम दिया था। जी मृत्युंजय, और लगातार ये 24 घंटे के अंदर कह सकते हैं कि ये दूसरा एनकाउंटर किया गया है बिहार पुलिस के द्वारा, तो क्या इसको समझा जाए कि पुलिस अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है कि जो भी अपराधी गोली चलाएंगे उनको जवाब के तौर पर गोली ही मिलेगी? ये देखिए, भागलपुर के बाद सिवान में दूसरी घटना है और ये घटना कल 6 बजे की है और 6 बजे के बाद 3 बजे जो आरोपी है उसे पुलिस ने पकड़ लिया, इनकाउंटर कर दिया। तो पुलिस का साफ संदेश है कि अगर अपराध करोगे तो बचे नहीं जाओगे और जो बिहार की पुलिस है वो काम करेगी और अपराधियों को ढेर करेगी। तो एक संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर आप अपराध करोगे तो बचोगे नहीं, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। जैसे सिवान में इनकाउंटर हुआ, भागलपुर में हुआ, उसके बाद अब जब टीम गठन कर दिया गया है और जो सिवान पुलिस की एक टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है और चिन्हित करे, क्योंकि कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उस एंगल से पुलिस जांच कर रही है। तो इस मुद्दे पे सिवान से साफ तौर पे कहना था कि आंध्र ढाले पे जो घटना हुई थी वो गाड़ी में साइड लिया गया और साइड लेने के चक्कर में वहाँ कुछ बगझक हुआ, कहा उसको फायरिंग की गई थी। तो पुलिस का साफ संदेश है कि अगर आप क्राइम करोगे तो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। जी और मृत्युंजय, इस मामले में जो बीजेपी के रिश्तेदार हैं उनका क्या कहना है? देखिए, हमारे इस मामले में मनोज सिंह से बात हुई है, उन्होंने इस खबर को काफी दुख व्यक्त किया है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, हर पार्टी के लोगों ने इससे दुख प्रकट किया है, क्योंकि ये मामूली एक छोटी सी विवाद इतना बड़ा हो गया और फायरिंग की गई और उनके भांजे की गोली लगने से मौत हो गई है। तो सभी पार्टी के लोगों ने इसे दुख प्रकट किया है, कहा है कि इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से बदमाशों ने इस तरह की कार्रवाई की है, दुस्साहस का परिचय दिया है, तो सिवान पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एक जो आरोपी है छोटू कुमार, उसको पैर में गोली मारी है, दोनों पैर में गोली लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया है और अन्य जो आरोपी है उनकी चिन्हित किया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है ताकि उसकी गिरफ्तारी की जा सके। जी और मृत्युंजय, ये जो छोटू है जिसके पैर में गोली लगी है, उसका आपराधिक इतिहास रहा है क्या? ये देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे गिरफ्तारियां की जा रही है, आपराधिक इतिहास पुलिस खंगाल रही है और पूछताछ भी कर रहे हैं कि आखिर क्या ऐसा बात हो गई कि अपराधियों ने गोली मार दिया था। छोटी सी विवाद थी, गाड़ी को साइड लेने को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद आखिर तो पुलिस पूरे एंगल से आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसकी आपराधिक इतिहास खंगाली जा रही है। जी तो यहाँ पर ये कोई आपसी रंजिश का मामला था या फिर क्या मामला रहा जो यहाँ पर लड़ाई हुई, विवाद हुआ और उसके बाद गोली चलाई गई? ये देखिए, इस मुद्दे पे हमारी सिवान एसपी से बात हुई में उनके साफ तौर पे कहना है कि गाड़ी सड़क पे गाड़ी पार्क हो रही थी, उसके बाद टच कर दिया, टच करने के बाद वहाँ विवाद बढ़ा, एक दूसरे से कहा सुनी, उसके बाद फायरिंग की गई है। तो अभी तो आपसी विवाद सामने नहीं आ रहा है। सिवान एसपी ने साफ तौर पे कहा है कि हमने उनके परिजनों से पूछना चाहा कि आपसी विवाद हो सकता है क्या, तो उन लोग आपसी विवाद से इनकार किया है। और फिलहाल जो घटनाएं हुई, चूंकि अभी 12 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो पुलिस हर एंगल जांच कर रही है और परिवार के लोग जो काफी मर्माहत है, चूंकि एक मासूम लड़के की हत्या इस मामले में हुई है, तो पूरी तरह से जांच की जा रही है, पड़ताल कर रही है। वहीं सिवान एसपी का कहना था कि इसमें जो भी आरोपी होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा और यही कारण है इस डीपीओ के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया गया है। इसमें कई थाने की उसमें पुलिस है और ये रात भर छापेमारी की। रात छापेमारी करने के बाद जो पुलिस का इनपुट मिला, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो फुटेज आया सामने, उसमें छोटू की गिरफ्तारी की गई, इनकाउंटर हुआ। उसके बाद जो अन्य आरोपी है उससे पूछताछ कर रही है, आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है और पूरी तरह से जांच कर रही है। जी और इस मामले में सिवान प्रशासन का क्या कहना है? क्या कोई ऑफिशियल बयान दिया गया है प्रशासन की तरफ से, मृत्युंजय? जी, हम लोगों ने न्यूज 18 पे कल 10 बजे ये जो एसडीपी अजय कुमार है उनकी बयान भी चलाया था। उन्होंने कहा कि आंध्र ढाला की एक घटना है, गोलीबारी हुई है, गाड़ी सटने को लेकर विवाद हुआ था, फायरिंग की गई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरह की प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई है। उसके बाद पुलिस कई एंगल से जांच की, कुछ उसे सीसीटीवी फुटेज मिले, कुछ ऐसे मोबाइल से फुटेज आया सामने। उसके बाद पुलिस जांच की, रात भर छापेमारी की, 3 बजे छोटू की गिरफ्तारी होती है, उसे पूछताछ की जाती है और उसका इनकाउंटर होता है। दोनों पैर में गोली लगी है, उसका इलाज पटना में चल रहा है। तो वही जो उसे पूछताछ उसको इनपुट मिला है, तो पुलिस गोपनीय रखी हुई है, क्योंकि और जो आरोपी है जो इसमें संलिप्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए कई जगह छापेमारी भी पुलिस की है। तो हर एंगल से जो सिवान पुलिस है वो जांच कर रही है, काफी गंभीरता से ली है।
खुद सीवान के एसपी घटनास्थल पर पहुंचे थे और एसडीपीओ सदर अस्पताल पहुंचे थे। सदर अस्पताल उन्होंने जांच की, परिजनों से बात की और एसपी पीओ पर जाकर वहां जांच किए, इनपुट लिए और कई एंगल से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं ताकि जो इसमें जितने भी संलिप्त आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जा सके। ठीक है मृत्युंजय, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। देखिए 24 घंटे में बिहार में 2 एनकाउंटर किया गया है। 2 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीवान की है जहां पर कल ये घटना घटी है और उससे एक दिन पहले की घटना भागलपुर में हुई जहां पर रामधनी यादव को ढेर किया गया था। तो ये जो 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो तस्वीर दिखाने के लिए काफी है कि सम्राट सरकार इस बार ये नीति अपना रही है कि टॉलरेट इनको नहीं किया जाएगा, यानी कि जो अपराधी हैं वो पुलिस को अगर चैलेंज करेंगे तो पुलिस जवाब के तौर पर उनको गोली ही देगी। ये जो रामधनी यादव है उसको ढेर किया गया था। आपको याद होगा कार्यपालक अभियंता कि जब हत्या की गई उसके बाद जब एक्शन लेने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची तो कुछ पुलिसकर्मी भी उस दौरान घायल हुए थे और उसके बाद जब पुलिसकर्मियों पर भी फायरिंग करते हुए रामधनी यादव बचने की कोशिश कर रहा था, इसी क्रम में रामधनी यादव को ढेर किया गया था, यानी कि रामधनी यादव का एनकाउंटर कर दिया गया। उसके बाद जो दूसरी तस्वीर है ये सिवान की आप देख रहे हैं। यहाँ पर अपराधी छोटू कुमार को घायल किया गया है, यानी कि उसके पैर में गोली मारी गई है। वो भी बच के भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस के हत्थे ना चढ़े इसलिए वो भाग रहा था। भागने का पूरा प्रयास उसने किया, लेकिन पुलिस भी इस बार सख्ती से एक्शन ले रही है और एनकाउंटर किया गया, उसका पैर में गोली मारी गई है। तो ऐसे में ये जो 2 तस्वीरें हैं ये दिखाने के लिए काफी है कि बिहार में अब तस्वीर बदल रही है। लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया जा रहा है, कानून व्यवस्था अब लचर नहीं रहेगी। अपराधियों में खौफ होना जरूरी है, अपराधी को खौफ ज़्यादा होना चाहिए। पुलिस कहीं से भी इस बार अपराधियों को छोड़ने वाली नहीं है। बिल्कुल सख्त लहजे में पुलिस अपराधियों से बात करेगी और यहां पर भी ठीक यूपी की तरह ही खुली छूट यानी कि फ्री हैंड पुलिस को दिया गया है, जिससे कि पुलिस जो है ठीक तरीके से एक्शन ले पाए, बिना किसी दबाव के पुलिस जो है काम कर पाए और वही स्थिति जो है यहां पर हमें देखने को मिल रही है। ये तस्वीर आप देखिए, कल सिवान की तस्वीर है और यहां पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर दिखा रही है कि किस तरीके से जब वहां पर बीजेपी के जो रिश्तेदार हैं उनकी यहां पर लड़ाई हुई थी और उसकी बाद की ही तस्वीर है दरअसल। अब जरा ये समझते हैं कि हाल के दिनों में अपराधियों को पुलिस ने क्यों मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया है। बिहार में लगातार एक्शन में पुलिस है, अपराधियों को खुली चुनौती दे रही है पुलिस और पुलिस को कार्रवाई की खुली छूट है, यानी कि फ्री हैंड दे दिया गया है। क्राइम से कोई समझौता नहीं करना है, अपराधियों में पुलिस का खौफ पैदा करना मकसद है। इस बार लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा पैदा करना मोटिव है। तो इन्हीं मोटिव के साथ, इन्हीं मकसद के साथ पुलिस एक्शन में है और सरकार की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है और उसी के बाद ये तस्वीरें ये दिखाने के लिए काफी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे दरभंगा की। देखिए खबर मिल रही है दरभंगा से, जहां फर्जी दस्तावेजों पर सिम एक्टिव कर विदेश भेजने वाले इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड रैकेट का खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई पटना की सूचना पर दरभंगा साइबर थाना पुलिस ने बड़े फर्जी सिम रैकेट का पर्दाफाश किया है। एक सिम रिटेलर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान केवटी थाना क्षेत्र निवासी विवेक मोबाइल के प्रोपराइटर विवेक कुमार के रूप में हुई है। देखिए पुलिस ने उसके पास से 36 ब्लैक सिम कार्ड, एक बायोमेट्रिक डिवाइस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। साइबर डीएसपी ने बताया है कि जिले के कुछ दुकानदार एक ही व्यक्ति के नाम पर कई सिम जारी करके विदेशों में साइबर ठगों को उपलब्ध करवा रहे थे, जहां से ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। विवेक कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने स्वीकार किया कि वो ग्राहकों के नाम पर 2-3 सिम निकालकर एक सिम ग्राहक को दे देता था और बाकी सिम साइबर ठगों को ऊंची कीमत पर बेच देता था। पुलिस के अनुसार अब तक 34 सिम कार्ड कंबोडिया भेजे जा चुके थे, जहां से साइबर फ्रॉड संचालित हो रहा था। देखिए किस तरीके से ये साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा था। विदेश में ये जो सिम कार्ड है वो ऑपरेट किए जा रहे थे। ये दरभंगा जिले में 3 विभिन्न सिम रिटेलर्स हैं जिनके द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से सिम इशू किया जा रहा है और उस सिम का इस्तेमाल विदेशों में जैसे कंबोडिया जैसे देश में साइबर अपराध में किया जा रहा था। इसमें जो 3 जो सिम वेंडर थे, तो पहला ये था ये विवेक मोबाइल, ये था, दूसरा था रोशन इंटरप्राइजेज,
जिसका प्रोप्राइटर रोशन झा है, और तीसरा है अभिषेक इंटरप्राइजेज जिसका प्रोप्राइटर अभिषेक कुमार ठाकुर है। ये दोनों का 4 महीने पहले जो है अक्टूबर 2025 में कांड संख्या 7225 यहाँ पर दर्ज हुआ था फर्जी सिम कार्ड और सिम बॉक्स के मामले में। वही इसमें उन लोगों का जो है आपराधिक इतिहास उसमें संलिप्तता थी। वहीं देश दुनिया के साथ बिहार में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए बिहार सरकार ने पटना में साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए नए भवन के निर्माण करवाने का फैसला लिया है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। बिहार और देश दुनिया में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए जो है पटना में साइबर यूनिट भवन का जो है निर्माण होने वाला है। और बताते चले कि साइबर क्राइम यूनिट का भवन का जिस भूखंड पे निर्माण होने वाला है वो यही भूखंड है और 5 मैंगल्स रोड जो है स्थित ये भूखंड है। बताते चले कि यहाँ पे लंबे समय से स्पेशल ब्रांच का जो है कार्यालय संचालित होता रहा है, विशेष शाखा का जो है कार्यालय यहाँ से संचालित होता है। लेकिन हाल ही में विशेष शाखा का दूसरा बिल्डिंग जो है वो बन चुका है, बनकर तैयार हो गया है और अब इस भूखंड का जो इस्तेमाल है साइबर क्राइम यूनिट भवन के लिए किया जाएगा और इसको लेकर के सम्राट कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। बताते चलें कि कल जो है 51,19,84,600 रुपये की मंजूरी जो है वो सम्राट मंत्रिमंडल ने दिया है और अब इस भूखंड पे जो है वो साइबर क्राइम यूनिट का भवन का निर्माण जल्द होगा। बताते चलें कि बिहार सरकार ने साइबर अपराध से निपटने की क्षमता मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है और राज्य सरकार जो है बिहार सरकार जो है वो अपनी कैबिनेट से ये मंजूरी दिया है कि इस 5 मैंगल्स रोड पे साइबर क्राइम यूनिट जो है उसका भवन का निर्माण होगा। बताते चलें कि फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई की एक साइबर यूनिट जो है वो दूसरी जगह से संचालित हो रही है। आर्थिक अपराध इकाई का जो कार्यालय है वहाँ से संचालित हो रहा है, लेकिन जल्द ही यहाँ पे जब नए भवन का निर्माण हो जाएगा, साइबर यूनिट क्राइम यूनिट को लेकर निर्माण हो जाएगा तो वो साइबर यूनिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और पूरे तरीके से आर्थिक अपराध इकाई का साइबर यूनिट जो है वो यहाँ से काम करना शुरू हो जाएगा। जो है साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए तमाम जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पे लगाए जाएंगे और यहाँ से जो है साइबर अपराधियों पर नकेल जो है वो कसा जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। दानापुर से बड़ी खबर है। रूपसपुर थाना क्षेत्र के रुकानपुरा में तेज आंधी और तूफान की वजह से निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिर गई। मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक मामूली रूप से जख्मी हो गया है। मृतक की पहचान तिलकनगर निवासी त्रिभुवन प्रसाद सिन्हा और रुकनापुर निवासी अनीता देवी के रूप में हुई है जो नौबतपुर के रहने वाले थे। तो रूपसपुर थाना क्षेत्र के रुकानपुरा में तेज आंधी और तूफान की वजह से एक बिल्डिंग गिर गई है। वो बिल्डिंग जो है वो निर्माणाधीन थी और मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई है, एक मामूली रूप से जख्मी हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पिछले दिनों आई तूफान और बारिश ने कई जगहों पर नुकसान पहुंचाया है और ये मामला यहाँ पर देखिए दानापुर के रूपसपुर थाना क्षेत्र के रुकनपुरा का है। तेज आंधी बारिश की वजह से निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिर गई, मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर लोग परेशान हैं, जिनके लोग मलबे में दबने से जिनकी मौत हुई है वो लोग काफी परेशान हैं। यहाँ पर चीख पुकार मच गई क्योंकि अचानक हुए इस हादसे की वजह से लोग काफी डरे सहमे हुए हैं और इसीलिए जब बहुत तेज आंधी बारिश हो तो कोशिश करें आप कि कच्ची दीवारों के आसपास आपको खड़े नहीं होना चाहिए। खासतौर पर निर्माणाधीन मकान के आसपास रहने से आप बचें जब तेज आंधी और बारिश आ रही हो, क्योंकि वो दीवार की नींव इतनी मजबूत उस वक्त नहीं रहती है तो आंधी और बारिश में वो दीवार गिरने की संभावना ज्यादा होती है। सड़क से गुजर रहे 2 व्यक्ति के शरीर पे गिर जाने का दोनों व्यक्ति की मृत्यु होने की बात प्रकाश में आई है। महिला है, पुरुष है? एक पुरुष है जिनका नाम त्रिभुवन प्रसाद सिन्हा है जो तिलक नगर के रहने वाले हैं। दूसरा अनीता देवी है जो मूल रूप से नौबतपुर के रहने वाले हुए, यहाँ पे रुकनपुरा में अस्थायी रूप से किराए के मकान में। मम्मी अंदर आवे से पहले आधा घंटा पहले निकले थे। अच्छा। ऊपर बिल्डिंग बनल था, 5-6 लाख 6 तला बिल्डिंग था, वही ऊपर से ईटा माथा पर गिर गया। अच्छा। उसके बाद वही मम्मी कुछ बोले, हम लोग को मालूम चला, सोचना कि मम्मी गिरी हुई है, दौड़ के गए तो मम्मी कुछ बोली नहीं रही है। गेटवल ले गए तो गेटवल बोर्डा का कोई उपाय अब नहीं है।
अब हम करें तो क्या करें, बात तो हमारी चली गई, हिम्मत ताकत सब वही थे। जब अंधर तूफान जब चला, भूकंप आया जब, तो उसी वक्त मंदिर में गोड़ लगने के लिए एक महिला जा रही थी, एक जेंट्स जा रहे थे, और एक होटल में पन्ना लाल में एक स्टाफ काम करता है, वो तीनों लोग, उसका पैर टूट गया है, सर फट गया है, वो घायल है, और एक लेडीज एक जेंट्स दोनों डेथ कर गए। ठीक है। खगड़िया से बड़ी खबर है, बेकाबू होकर के ट्रक और ऑटो जो है वो पलट गया है। ऑटो में बैठे 3 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में पति, पत्नी और ड्राइवर। ट्रक पर गिट्टी लदी हुई थी। महेश खूंट के गौछारी NH 31 की यह घटना है, जहां पर बेकाबू होकर यानी कि अनियंत्रित होकर के ट्रक और ऑटो पलट गया। ऑटो में 3 लोग बैठे हुए थे, पति, पत्नी और ड्राइवर। तीनों की ही बताया जा रहा है कि मौत हो गई। ट्रक पर गिट्टी लदी हुई थी और महेश खूंट के गौछारी NH 31 की ये घटना है। ढाला पर और पेट्रोल पंप के बगल में एक हाईवा से लदी हुई ट्रक आ रही थी और टेम्पू, जिस पर कि विपिन कुमार चौरसिया CISF जवान और उनकी पत्नी दीपमाला चौरसिया और एक ड्राइवर था, वो पूरा टेम्पू हाईवा से दब गया और नीचे चिपटा हो गए लोग। हम लोग प्रयास करने का कोशिश किए, गिट्टी को जब तक में JCB ला करके टालने का कोशिश किए, एक बॉडी निकला, लेकिन उसका एक पार्ट, बॉडी का पार्ट दबा हुआ रह गया, जिसके कारण वह लाश भी हम नहीं निकाल पाए। बहुत हृदय विदारक घटना है।